पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के पहले जो भी मुझे मुश्किलें पैदा हुई, क्योंकि उसके अंदर मैं अपने आप को मतलब तारीफ़ करूँगा तो भी वो जायज़ है मेरे लिए। क्योंकि घर के अंदर मेरी मम्मी का नी ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा खुद का हाथ फ्रैक्चर है। कल एक मैसेज आया था हमारा कि वर्क फ्रॉम होम करना है, यू कैन नॉट ट्रैवल आउटसाइड अहमदाबाद। मैंने बोला कि मैं शादी में जा रहा हूँ। और कल रात को कल दोपहर को मेरे कज़िन सिस्टर के जो हस्बैंड है उन्होंने सुसाइड किया। तो वो सारी चीज़ों को निपटा के फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाना है तो जाके रहूँगा, क्योंकि बाबा साहब की मूवमेंट और ये ब्लू कलर है जिसने मुझे ये नशा दिया है, क्योंकि वो नशा कभी उतरेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हम अम्बेडकराइट है, लेकिन कहने से नहीं होता है, उसको ज़मीनी लेवल पे और डेडिकेटेडली उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो मैं मेरा परिचय दूंगा कि मैं उस धरती से आता हूँ जिसको हम 30 साल से सहन कर रहे हैं और पूरा देश 12 साल से सहन कर रहा है। मैं गुजरात से आता हूँ, मैं अहमदाबाद से आता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं अभी फार्मासिस्ट हूँ और पिछले 12 साल से फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और दलित मूवमेंट के अंदर आने का बहुत बड़ा एक रीज़न था कि जब मैंने पढ़ाई कर रहा था, जब मैं मास्टर इन फार्मेसी में था, तो उस टाइम पे जब पीजी के अंदर रूम लेना था, तो उस टाइम पे जब मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर पता नहीं था कि बाबा साहब की मूवमेंट क्या है, मतलब कुछ भी पता नहीं था। और हम वही हाइपोथेटिकल लाइफ में जी रहे थे कि हम हिंदू है। और उस टाइम पे ऐसा था कि घर के अंदर भी इतनी रिलीजियस पाखंडवादी एक्टिविटीज़, और मतलब बोल सकते हैं कि हम पूरे पाखंडवादी थे, अंधविश्वासु थे। हाथ पे दोहरा धागा बांधना, कुछ भी अगर अचीवमेंट होता है तो मंदिरों में जाना और क्रेडिट सारी भगवान को, माता जी को देना, ये हमारा मेन गोल था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मैं स्टूडेंट था तो पीजी में रूम लेने जाना था, तो 2-3 जगह गया। और आप सब लोग जानते होंगे कि गुजरात के अंदर एक सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है। तो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने मेरी पढ़ाई की। तो उस टाइम पे मैं गया तो बोले कि पहले तो रूम लेते वक्त वो बोलते थे कि कौन सी कास्ट से हो आप। तो मैंने बोला कि हम तो शेड्यूल कास्ट से। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों शेड्यूल कास्ट से थे। तो 3-4 मकान घूमे, लेकिन हमें नहीं दे रहे थे कि बिकॉज यू आर बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट। तो मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा यहाँ पे रूम नहीं दे रहे और 125 किलोमीटर्स पर डे ट्रैवलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बोले कि पापा क्या करना है? तो पापा ने बोला कि कुछ नहीं। कि मैंने बोला कि उनके सामने लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो बोले कि ये तो 1 डे की लड़ाई थोड़ी है, 5000 साल की लड़ाई है। तुझे अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए 2 साल के लिए तुझे मास्टर करना है, कास्ट छुपा ले, फिर उसके बाद तुझे पता चल जाएगा कि ये लड़ाई कितनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन फार्मेसी करने के बाद मैंने मूवमेंट को धीरे धीरे जाना, पहचाना। और जो भी लोग थे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो पहला ऑर्गेनाइजेशन ये था जहाँ से मैंने मेरी मूवमेंट की जर्नी स्टार्ट की, वो था दलित पैंथर। और आप सब लोग जानते होंगे कि डॉक्टर रमेश चंद्र परमार उनके गुजरात के लीडर रह चुके हैं। तो उनकी लीडरशिप के अंदर हमने 2 साल काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनको पेस मेकर लगा हुआ था और घर पे कोई नहीं था उनके, और डीजे आया था। तो डीजे का साउंड इतना बड़ा था कि वो पेस मेकर का जो वाइब्रेशन था वो बढ़ गया, और उनका जो भी था प्रॉब्लम हार्ट का हुआ और हार्ट अटैक आया और वो उसी दिन एक्सपायर हो गए। तो उस दिन आई थिंक पूरे इंडिया से काफ़ी तादाद में लोग उनकी जब वो फ्यूनरल में आए थे। तो 2 साल वहाँ पे काम किया। फिर उनके पोते अभी संभाल रहे, पर पता चला कि हमारे कुछ थॉट्स नहीं मैच कर रहे हैं। तो सोचा कि अभी कुछ और करते हैं। तो काम तो करना है, बाबा साहब की मूवमेंट है, करनी तो है। ऐसे मतलब बैठे रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। सोशली, फाइनेंशियली, सभी तरह के हमें जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है वो देना है, जॉब भी करनी है, सब कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस भी है। तो फिर उसके अंदर हमने जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन थे उसके अंदर काम करना शुरू किया।
बट उसके अंदर भी कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा था, क्योंकि समाज के जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही मतलब सालों से है, और उसको मतलब कोई छोटे ऑर्गेनाइजेशन नई सॉल्यूशन ला पाते। तो मैं बेसिकली गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के अंदर 7% ऐसी कम्युनिटी है, उसके अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी दो है, एक चमार और एक मुनकर है। तो दोनों लोग एससी में आते हैं, और बाकी की जो कम्युनिटी, बाकी के जो परसेंटेज है वो 14 कम्युनिटीज़ में आते हैं। तो टोटल 7% के अंदर 14 कम्युनिटीज़ आती है, और इनकी भी लड़ाई, इंटरनल लड़ाई सालों से चल रही है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके सॉल्यूशन लाने के लिए कोई वर्कआउट कर नहीं रहा है, या फिर बाबा साहब कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करने चाहिए, तो उस पर भी कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है। और अभी का जो हालत है कि संगठन है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो 1 डे के रिचार्ज है, जो 14 अप्रैल को मॉर्निंग को शुरू होते हैं और रात को उनका रिचार्ज ख़त्म हो जाते हैं। तो 1 डे के लिए वो अम्बेडकर राइट होते हैं, फिर उसके बाद लेफ़्ट चले जाते हैं और राइट चले जाते हैं। तो वैसा है। और क्यों ऐसा हो रहा है, तो मेरी थिंकिंग ये है कि बहुत ही अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड जेन ज़ी जनरेशन 95 के बाद की, तो उनमें आइडियोलॉजिकल गैप बहुत है। क्योंकि उनको ऐसा है कि जो सोशल मीडिया में चल रहा है, और जो भी ये गवर्नमेंट और जो भी IT सेल और जो भी हिंदुत्ववादी संगठनों ने बनाया हुआ है, वही हमारी रियल लाइफ है। तो ये जातिवाद है तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि ये क्यों, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई रिजर्वेशन होता है तो फिर हमारे मतलब कुछ लोगों को, अपर कास्ट जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस होता है। तो मैंने बोला कि आप पढ़ो, पहले पढ़ोगे नहीं तो आपको वही व्यू में देखोगे जो वो लोग आपको दिखाना चाहते हैं। तो आइडियोलॉजिकल गैप बहुत है, और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो नेक्स्ट जनरेशन पे काम करना चाहिए। और आईएस का के प्लेटफॉर्म से मैं जो 95 के बाद की जनरेशन है उसको ही हाईलाइट करूँगा, क्योंकि जो पुराने लोग थे, जो पैंथर में काम किए हैं और बामसेफ में काम किए, उनके अंडर में ही हमने थोड़ा बहुत सीखा है, जाना है और उनकी मूवमेंट में रहे। बट एक चीज़ है कि गुजरात में कहावत है कि मरे नहीं ने त्यां सुधी माजा मूके नहीं। कि ऐसा होता है ना कि जो जब तक उसकी सांस लास्ट मोमेंट तक रहती है ना, तब तक वो किसी को लीडरशिप देंगे ही नहीं। उनको ऐसा है कि हम ही है सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है। राहुल भाई बता रहे थे कि भाई इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आज मैं हूँ, मुझे करना है, कल दूसरा कोई करेगा, कोई तीसरा करेगा। तो एक के हिसाब से तो नहीं, वो थोड़ी ना 500 या 5000 साल जिंदा रहेगा कोई भी लीडर होगा। तो ये लीडरशिप चेंज होनी चाहिए और उसको देनी चाहिए। जैसे कि RSS वाले या BJP वाले करते हैं कि 10 साल के बाद आप देखोगे कि उनके जो भी 10 साल वाले CM होंगे या भी कोई भी लीडर होंगे, वो चले जाएंगे, कहीं पे दिखेगी भी नहीं। 10 साल का उनका टाइम रहता है। तो 10 साल आपको अपनी हिसाब को आपको प्रूव करने के लिए बहुत है, फिर दूसरे लोगों को आगे करो, ये होना चाहिए। और अभी फ़िलहाल आपको सब लोगों को पता होगा कि हमने बहुत सारे प्रयास किए नई जनरेशन को, जो भी महापुरुष है और बाबा साहब के जो भी विचार है उनके रिगार्डिंग अवगत करने के लिए। अभी एक फूले मूवी आई है, आप सबको पता होगा। तो गुजरात के अंदर देखा जाए तो 3 थिएटर में लॉन्च हुई, वो रिलीज़ हुई। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि भाई देखनी है। तो हमने और हमारे साथी मित्र उन्होंने फंड इकट्ठा करके 200 लोगों को मूवी दिखाई। और उसके बाद हमको ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इससे क्या बदलाव आ जाएगा। तो 200 में से 8 लोगों ने तो बोला कि ये मूवी हर्षद भाई देखने के बाद बहुत बढ़िया थी। सच्ची में ये चीज़ है ना, हमको पता ही नहीं थी कि सावित्रीबाई फुले कौन थे, महात्मा फुले कौन थे, और इन लोगों ने एक्चुअल लड़ाई जो हमारे लिए लड़ी थी। और कहीं ना कहीं हम आज कुछ भी लेवल पे हैं तो इनकी वजह से है। तो आइडियोलॉजिकल गैप बहुत है। अम्बेडकर मूवमेंट और चैलेंजेस तो वो तो बहुत दूर की बात है। तो गुजरात के अंदर रिलीजियस बहुत सारे लोग हैं, मतलब संगठन आप देखोगे ना तो 1500 संगठन है। हर एक गली नुक्कड़ पे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएंगे, हर एक जगह ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब किसी को लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं कर रही है किसी की। हाँ, मैं तो मानता हूँ कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो, लेकिन किसी को 100 लोगों को तो जोड़ो, 500 लोगों को तो जोड़ो।
5 लोगों के साथ जा रहे हो, अच्छी रील बना रहे हो, बात ख़त्म हो गई। फिर अभी एक ट्रेंड आया है हमारे गुजरात के अंदर, एट्रोसिटीज़ केस होते हैं ना, तो जैसे बारिश के अंदर जो मेढक बाहर आते हैं ना, सारे लोग बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेमोरेंडम लेके आते हैं। जब मेमोरेंडम ऐसे रहता है, फिर कलेक्टर को देके एक कोने में खड़ा रहता है ना, तो ऐसे ऊँट जैसे करता है ना, तो ऐसे करके देता है, तो कि भाई मैं फ़ोटो में रह गया। फिर बाहर आके जो रह गया ना, उसकी भी फाइट होती है कि भाई मैं भी आया था, मेरा फ़ोटो नहीं रहा है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष होता है ना, तो 500 कमेंट आ जाती है, खुश हो जाते हैं कि भाई बात ख़त्म हो गई। लेकिन मेमोरेंडम तो फाड़ के कचरे के डब्बे में चला जाता है। तो कांसीराम साहब जैसे कहते थे कि भाई राजनीतिक मूवमेंट और जो भी हमें लड़ाई लड़नी है, तो हमको तो सामाजिक लेवल पे सब लोगों को एक आइडियोलॉजिकल थॉट्स पे लाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सारे महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी है वो हमें सिखानी पड़ेगी उनको। मतलब बाबा साहब आज स्टैचू में और फ़ोटो में रह जाएंगे तो थोड़ी ना मतलब हो जाएगी सारी चीज़ें पूरी। तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो अम्बेडकराइट के जो बात चल रही थी, तो उसमें मुझे एक एग्जांपल याद आया। हमारे एक मित्र है, तो उनकी वाइफ बोल रही कि हर्षद भाई, आप हमको डेली क्यों बोलते हो कि आप तो भगवान माता जी में ही मानते हो, हम भी अम्बेडकराइट है। तो मैंने बोला कैसे? तो कि मैं भी 14 अप्रैल को स्टेटस लगाती हूँ बाबा साहब का। मैंने बोला सही है। तो फिर फाइनली हमें एक लीडरशिप मिली जो अक्टूबर 2023 के अंदर। राहुल भाई का और हमारा परिचय बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि गुजरात का जो भी दलित आंदोलन है जो ऊना कांड के अंदर आगे आया, उस टाइम पे राहुल भाई गुजरात के अंदर आए थे और उस टाइम पे हमारा परिचय हुआ था। और जब उन्होंने आईएएस का लॉन्च किया, तो फर्स्ट डे में मैंने उनको कॉल करके बोल दिया कि मुझे काम करना है और करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो आईएएस के प्लेटफॉर्म से जो भी गुजरात के अंदर हमें आगे कमेटी बनानी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे काम करना है, तो मैं मानता हूँ कि ये जो ग्रुप मीटिंग्स है, हॉल की मीटिंग्स है, वो भी करेंगे और उसके साथ सड़कों की भी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि पहले तो ग्रुप मीटिंग करेंगे, तब तो उन लोगों को आईएएस के जो एजेंडा है, बाबा साहब क्या है, उनकी मूवमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। फिर उसके बाद उनको पता चलेगा कि भाई रोड पे उतरना क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ राहुल भाई को, क्योंकि वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को मिले, तो उन्होंने जो अभी जाति गणना पे बात हुई, तो उन्होंने एक्स्ट्रा 4 डिमांडें रखी है राहुल गांधी ने। तो उसके अंदर है कि इसका टाइम फ्रेम क्या है जाति जनगणना का, दूसरा है कि तेलंगाना मॉडल कब अप्लाई होगा, तीसरा है कि 50% रिजर्वेशन का कैपिंग ख़त्म हो जाए, और चौथा और सबसे बढ़िया जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और डिमांड है कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, वो भी उन्होंने शामिल किया है। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है आईएएस का। तो राहुल भाई, मैं गारंटी देता हूँ कि इधर उधर बहुत हो गया, अभी कहीं नहीं जाऊँगा, यहाँ ही रहूँगा। और आपकी लीडरशिप में, क्योंकि क्या है ना कि इंटेलेक्चुअल मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और गुजरात के अंदर जो भी लीडरशिप है तो वो भी आए और गया राम जैसा ही रहा है, क्योंकि उनके जो भी इंडिविजुअल गोल्स थे उन्होंने अचीव कर लिए गए। सब लोग जानते हैं सारी चीज़ें, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सारी जगह अवेलेबल है। जो लोग नहीं जानते वो लोग ऑफलाइन मुझे मिल के बात कर सकते हैं, क्योंकि इधर रिकॉर्डिंग चल रहा है तो सारी चीज़ें मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। तो इसी शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस था और इसके अंदर मैंने ज़्यादा मतलब लास्ट मोमेंट में बोला गया, तो अगर मेरी गलती हुई तो माफ़ करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।